तो ज़रा ज़ैदी पटेल डिग्री कॉलेज बाराबंकी से आपके सामने आज नज़्म के उन्वान पे बात करने के लिए बैठी हूँ और इग्नू का बहुत-बहुत शुक्रिया है कि उसने हमको ये मौका दिया कि मैं अपनी खिदमत आपको दे सकूँ। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि उर्दू नज़्म के तहज़ीबी और समाजी पस मंज़र को देखने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पस मंज़र क्या होता है? यानी उर्दू अदब में पस मंज़र से मुराद क्या है? तो पस मंज़र के लफ्ज़ी मायने हैं पिछले वजूद का ज़हूर, यानी पिछला माहौल, पिछले का मंज़र, बैकग्राउंड, ये सब इसके बारे में लिया जाता है। वो मंज़र जो किसी मंज़र के पीछे या बैकग्राउंड में होता है, यानी बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले वो नज़ारे जो किसी सामने के नज़ारे के रंग को रोशन कर देते हैं, जिनके सबब सामने नज़र आने वाले मंज़र को वजूद के खत-ओ-ख़ाल की मानवियत उभरते हैं। पीछे के मंज़र का सामने के मंज़र को बनाने में, चमकाने में बहुत अहम रोल होता है। पस मंज़र के मायने समझ लेने के बाद अब ये समझना भी यहाँ ज़रूरी है कि उर्दू नज़्म से क्या मुराद है। यानी ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उर्दू नज़्म में नज़्म की कई हैसियतों में इस्तेमाल हुई है। मसलन हर वो शायरी जो नस्र के मद्दे मुक़ाबिल बने और जिस पर कलाम मौज़ू होने का इतलाक़ होता है, या जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है, इस्तिलाह में नज़्म कहलाती है। इसकी तारीफ़ या मफ़हूम के एतबार से नज़्म के दायरे में क़सीदा, ग़ज़ल, मसनवी, मरसिया, रुबाई, क़ता वग़ैरह सभी शेरी असनाफ़ आ जाते हैं। मगर उर्दू में नज़्म एक मख़सूस सिन्फ़ के तौर पर भी मुश्तमिल है, जिससे मुराद सिर्फ़ वो नज़्म है जिसमें किसी वाक़ये, तजुर्बे या ख़याल को तसलसल के साथ पेश किया जाता है और जिसके तमाम अशार एक दूसरे से मरबूत होते हैं और किसी बुनियादी मौज़ू का इर्तिक़ाई सिलसिला नज़्म के आखिर तक जारी रहता है और जिसमें मसनवी है, क़सीदे की तरह कोई मख़सूस हैयत नहीं होती। इस तरह नज़्म को ग़ज़ल की ज़द के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़िद के तौर पर इसलिए कि ग़ज़ल का हर शेर एक इकाई और अपने आप में मुकम्मल होता है, एक दूसरे से जुदा होता है। इसके बरअक्स नज़्म के तमाम शेर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जिस मौज़ू पर नज़्म लिखी जा रही है, वो मौज़ू भी पूरी नज़्म में बयान होता है। ऐसी नज़्म उर्दू में कब ईजाद हुई, इसका पस मंज़र क्या है, किस तरह का फ़रोग़ हुआ, किन सूरत हाल में परवान चढ़ी, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम उर्दू शायरी की तारीख़ पर नज़र डालते हैं। तो हमें तारीख़ के 3 मोड़ पर इस तरह की नज़्मों के नमूने मिलते हैं। पहला मोड़ दक्कन में दिखाई देता है, जहाँ कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजी के यहाँ नज़्म के नमूने आते हैं। दूसरा मोड़ अकबर इलाहाबादी के कलाम में नज़र आता है, जिसमें इस तरह की नज़्मों की बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। और तीसरा मोड़ 1857 के बाद का है, जहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली वग़ैरह की कोशिशों से इस ज़माने में मुनक़्क़िद होने वाले मुशायरों के दीवान में इस तरह की नज़में दिखाई देती हैं। ज़ाहिर है कि ये तीनों मोड़ 3 अलग-अलग ज़मानों के हैं और इसलिए तीनों का तहज़ीबी और तारीख़ी पस मंज़र एक नहीं हो सकता। जैसा कि हमने आपको बताया कि उर्दू नज़्म के इब्तिदाई नमूने दक्कन में कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजी के यहाँ मिलते हैं, मगर इनके शेरी दीवान में मौजूद ऐसी नज़्मों के नमूनों का कोई अलग तहज़ीबी सामाजी पस मंज़र नज़र नहीं आता है। अगर इसका कोई पस मंज़र या मोरिक होता है, तो बस ये कि शायरों ने ग़ज़ल के अलावा भी कुछ लिखा। उन्होंने मुँह का मज़ा बदलने के लिए इस तरह की कुछ नज़में भी कही हैं। इन नज़्मों का कोई मख़सूस मुहर्रिक नहीं था। इसी तरह अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी का भी कोई इस तरह का तहज़ीबी और समाजी पस मंज़र नहीं था, जैसा कि 1857 के ज़माने में लिखी गई नज़्मों का तहज़ीबी और समाजी पस मंज़र नज़र आता है। बस ये वाज़ेह हुआ कि उर्दू नज़्म से यहाँ मुराद वो नज़्म है जो 1857 के आस-पास मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली के ज़ेर निगरानी चलने वाली जदीद शायरी की तहरीक के ज़ेर असर लिखी गई थी, जिसका एक मख़सूस तहज़ीबी और समाजी पस मंज़र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू नज़्म का तहज़ीबी और समाजी पस मंज़र है क्या? देखिए 1857 का साल उर्दू अदब की तारीख़ में एक इनक़लाबी साल की हैसियत रखता है। यहाँ से ना सिर्फ हिंदुस्तान में
सामाजी और तहज़ीबी सतह पर उथल-पुथल हुई, बल्कि उर्दू अदब ख़ुसूसन उर्दू शायरी में भी एक इनकलाब बर्पा हो गया। देखिए 1857 की जो तारीख़ है, जो हालात हैं जो मुल्क पे पड़े, उसने हर शोबे हयात को मुतासिर किया और इसी तरह से उर्दू अदब भी काफ़ी मुतासिर हुआ और ख़ासकर उर्दू अदब में शेरी सिन्फ़ों ने ज़्यादा इससे इस शेरी सिन्फ़ों पर इसका ज़्यादा असर पड़ा और उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में एक ज़बरदस्त तब्दीली वाक़ई हुई, जो जो मौजूदा दौर में नज़र आती है और जो आज मौजूद नहीं है, इसका दाखिला शुरू हो जाता है। अब हम उस दौर की सूरत-ए-हाल पे गौर करें, तो अंग्रेज़ अपनी अंग्रेज़ियत से लैस होकर हिंदुस्तान आए और इस मुल्क पर इनका तसलसल कायम हो जाता है। इनकी आमद के असरात हिंदुस्तान की सियासी, तारीख़ी, माशी और माशरती तहज़ीबी सभी पहलुओं पर पड़ते हैं और यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन और सियासत व माशरत की सूरतें बदलने लगती हैं। सूरतों को बदलने में अंग्रेज़ों के इरादे का दख़्ल तो था, मगर इनकी मग़रिबी तहज़ीब की चकाचौंध भी नुमायाँ किरदार अदा कर रही थी। कुछ लोग अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तक़लीद कर रहे थे, यानी अंग्रेज़ी उसूल जो हैं खाने-पीने के तरीक़े, पहनने-ओढ़ने के तरीक़े और समाजी जो सूरत-ए-हाल है अपने माशरे में अपना रहे थे और कुछ लोग इस मुज़िर असरात से खौफ़ज़दा थे। कुछ लोग ये डरते थे कि ऐसा ना हो कि इनकी चीज़ों को हम अपना लें, तो हम अपने वजूद को खो देंगे। लेकिन जो हकीकत सामने थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ जो साइंसी बरक़ात अपने साथ लेके आए थे, उनमें इतनी तेज़ रोशनी थी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबक़ा इस रोशनी को अपनी आँखों में उतारने लगा था और जो रास्ता आगे जाने का इस रोशनी में नज़र आ रहा था, इस पर वो तेज़ी से गामज़न हो रहा था। दूसरा तबक़ा मशरिक़ी तहज़ीब व सक़ाफ़त को अंग्रेज़ी तहज़ीब के मुज़िर असरात से बचाने और अपनी तहज़ीबी कदरों को बहाल करने में जुटा हुआ था। जहाँ मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ़ सक़ाफ़ती अनासिर, हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और हिंदुस्तानी माशरे के दूसरे उमूर को मुतासिर कर रहे थे। वहीं हिंदुस्तानी ज़बानों के शेर-ओ-अदब पर भी गहरे असरात हो रहे थे। ये असरात उर्दू ज़बान व अदब पर यानी ख़ुसूसन शायरी पर ज़्यादा पड़ रहे थे और ये असरात इतनी तेज़ी से मुरत्तब हुए कि देखते ही देखते उर्दू शायरी में एक इनकलाब आ गया। मगर ये इनकलाब यूँ ही नहीं आया था। इस तग़य्युर के पीछे कई वजह थी, कई अवामिल थे। एक बुनियादी मोहरिक तो वो ख़्वाहिश थी जो इस दौर के एक अदीब व शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिल में पैदा हुई। इनकी इस ख़्वाहिश से पैदा होने का सबब ये था कि वो शेरी पस मंज़र था जो उर्दू शेर-ओ-सुख़न के आसमान पर काली घटा की तरह छाया हुआ था। ये वो घटा थी जो उर्दू शायरी को तारीकी में ढकेलती जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत से दिलो-दिमाग घुटन महसूस कर रहे थे और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही की तरह इस घुटन के निजात पाना सभी लोग चाहते थे। यहाँ जिस शेरी सियाह घटा का ज़िक्र हो रहा है, इसकी तफ़सील मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस खुतबे में भी मौजूद है, जिसे उन्होंने अंजुमन पंजाब के पहले अजलास में पेश किया और इस खुतबे को उन्होंने यूँ फरमाया था कि दर हकीकत ऐसे कलाम को शेर कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शेर से वो कलाम मुराद है जो जोश और खरोश, ख़यालात और संजीदगी से पैदा हो और इसे क़ुव्वते क़ुद्सिया इलाही से एक सिलसिला ख़ास हो। ख़यालात पाक जूँ-जूँ बुलंद होते जाते हैं, मुर्तबा शायरी को पहुँच जाते हैं। इब्तिदा में शेर कोई हिकमाना और उलमा के कमालात में शुमार होती थी और इसकी तसानीफ़ में और हाल की तसानीफ़ में फ़र्क भी ज़मीन व आसमान का नज़र आता है। अलबत्ता फ़साहत और बलागत अब ज़्यादा है, मगर ख़यालात ख़राब हो गए हैं। सबब इसका सलातीन और हुक्काम अस्र की क़बाहत है। उन्होंने जिन-जिन चीज़ों की कदरदानी की, लोग इस पर तरक्की करते गए, वरना इसे नज़्म, शेर में शोराए अहले कमाल ने बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं। बहरहाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इस ख़्वाहिश को तक़वियत मिली। अंग्रेज़ों के लाए गए अंग्रेज़ी अदब के इस रविश से, जिसमें आम इंसानों की ज़िंदगी के हालात और फ़ितरत के मुज़ाहरे को नज़्म का मौज़ू बनाया गया था और जिसके ज़रिए एक मकसद को पूरा करने की कोशिश की गई थी, ये रविश आज़ाद को इसलिए भाई कि वो खुद भी इस बात के ख़्वाहाँ थे कि शायरी में अवाम के दिल की धड़कनें भी सुनाई दें। इनके अंदर की आह
اس بات کی خواہاں تھی کہ شاعری میں عوام کے دل کی دھڑکن سنائی دے اور ان کے اندر اندر کی آہ اور کرا بھی شاعری میں جگہ پائے۔ انسانی چیخ شعر میں گونجے، کمزور اور بے بس لوگوں کی تباہی اور بربادی کا حال دوسروں تک پہنچے اور اس کے درد کے مداوے کی فکر کی جائے۔ انگریزی شاعری کا یہ انداز صرف محمد حسین آزاد کو ہی پسند نہیں آیا، بلکہ ان کے رفقا اور دوسرے قوم پرست اور ہمدرد دانشوروں کو بھی اچھا لگا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئے انداز کی شاعری کا آغاز بہت جلد اردو میں بھی ہو گیا۔ شاعری کے اس نئے رنگ و آہنگ کو تاب و توانائی بخشی اس تاریخی مشاعرے نے، جو 1874 میں کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں محمد حسین آزاد اور حالی پانی پتی کی کوششوں سے منعقد ہوا، جس میں طرحی غزلوں کے بجائے آزاد اور حالی نے اپنی نظمیں سنائیں۔ یہ نظمیہ مشاعرہ اتنا کامیاب ہوا کہ باقاعدگی سے اس مختلف شہروں اور قصبوں میں منعقد ہونے لگا۔ شعراء غزل کا دامن چھوڑ کر نظم کے لباس کی طرف لپک آئے اور اس طرح اردو شاعری کے دامن میں اردو نظموں کے پھول سجنے لگے، جس میں ہر طرح کے موضوع کے رنگ آہنگ داخل ہونے لگے۔ اس کام میں محمد حسین آزاد کے ایک اور لیکچر نے بڑا اہم کردار نبھایا تھا، اور اس میں انہوں نے خاص بات یہ کہی تھی کہ نئے انداز کی قلت اور زیور جو آج کے مناسب حال ہیں وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں اور ہمیں خبر نہیں۔ ہاں، صندوقوں کی کنجی ہمارے وطن کے انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ بھاشا پر فارسی نے اثر کیا اور اس سے نظم اور انشائی اردو نے ایک خاص لطافت حاصل کی اور ان لوگوں کی بدولت ہوئی کہ بھاشا اور فارسی دونوں سے واقف تھے۔ اب اس وقت کے پس منظر کا اگر تقاضا یہ تھا کہ شعری ادب کو معاصرے صورتحال سے ہم آہنگ کیا جائے، اسے موجودہ وقت کے سانچے میں ڈھالا جائے، مگر اس وقت جو شاعری کے وسائل تھے، یعنی جو شعری سانچے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ حالات کا ساتھ دے سکیں، تقاضائے وقت کے موضوعات کی ترجمانی کر سکیں۔ وہ نئے خیالات، نئے موضوعات، نئے نظریات کو مناسب طریقے سے شدت اور اثر کے ساتھ پیش کر سکیں۔ قصیدہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مرثیے اور مثنوی کا چلن ختم ہو چکا تھا اور غزل کی حیت ایسی نہیں تھی کہ کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ پیش کر سکے۔ تقاضائے وقت کے موضوعات کی ترجمانی کر سکیں، وہ نئے خیالات، نئے موضوعات، نئے نظریات کو مناسب طریقے سے شدت اثر کے ساتھ پیش کر سکیں۔ قصیدہ میں یہ مشکل تھی چیزیں، لیکن غزل میں بھی کسی حد تک مشکل تھی، کیونکہ غزل اور نظم میں کسی حد تک کافی فرق ہے۔ غزل تو بس ایک شعر میں کسی موضوع کے ایک ہی پہلو کو پیش کر سکتی تھی، اور وہ بھی اشارے کنائے سے میں، جبکہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ موضوعات کے تمام تر پہلوؤں اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ شاعری کے مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ مختصر یہ کہ غزل کی حیت رائج تو تھی، مگر اس کا دامن تنگ تھا، اس لیے اس بات پر غور کیا گیا کہ کوئی ایسا سانچہ ہاتھ آ جائے جو شاعری کے نئے رنگ اور آہنگ کو تسلسل اور بھرپور تاثر کے ساتھ پیش کر سکے۔ لہٰذا ادیبوں اور شاعروں کی نظر انگریزی نظموں پر جا پڑی۔ وہ نظمیں ایسی تھیں جن کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جا سکتا تھا، چنانچہ انگریزی نظموں کی طرح مختلف حیتوں میں اس زمانے کے مسائل اور موضوعات کو نظم کے قالب میں ڈھالا گیا، مگر ابتدا میں محمد حسین آزاد اور حالی اور دوسرے شعراء نے اس وقت جو نظمیں لکھی وہ موضوعات اور خیال کے اعتبار سے تو نئی تھی، مگر ان کی حیتیں وہی تھیں جو پرانی مثنویوں، قصیدوں اور مرثیوں کی ہوتی تھیں۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ یہ شعراء انگریزی ادب سے براہ راست استفادہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ انگریزی زبان سے واقف نہیں تھے۔ بقول خلیل الرحمن عظمی، انگریزی شاعری کے بلاواسطہ مطالعے سے آزاد نے نتیجہ نکالا کہ شاعری کو محدود موضوعات کے دائرے سے نکال کر وسعت دی جائے۔ چنانچہ آزاد اسی لیکچر میں لکھتے ہیں کہ تمہاری شاعری جو چند محدود ہاتھوں میں بلکہ زنجیروں میں مقید ہو رہی ہے، اس کے آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ حالی
نے بھی محمد حسین آزاد کی رائے سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ایشیائی شاعری جو کہ دربست عشق و مبالغے کی جاگیر ہو گئی ہے، اس کو جہاں تک ممکن ہو وسعت دی جائے اور اس کی بنیاد حقائق اور واقعات پر رکھی جائے۔ اردو نظم کو خط و خال بخشنے اور اسے پروان چڑھانے میں تہذیبی پس منظر کا جو سب سے زیادہ روشن پہلو تھا وہ انجمن تھی، جس کی بنیاد 1865 میں شکشا سبھا کے مکان میں ایک جلسے کے دوران رکھی گئی، جس کی صدارت پنڈت منی پھول نے کی اور جس انجمن کے صدر کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹریز کے نام کی تجویز کی گئی۔ اس انجمن کا نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب رکھا گیا۔ اس انجمن کے جو مقاصد طے کیے گئے تھے، ان میں اسکول، مدرسے اور لائبریریوں کا قیام، اصلاحی ادب کی ترویج، اشاعت، علمی ادبی جلسے کے تحت اخلاقی، سماجی اور اصلاحی لیکچروں کا اہتمام اور طلباء کی ہمت افزائی کے انعامات اور اسناد وغیرہ کے انتظام و اہتمام کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کی کارکردگی کے پیش نظر اسے حکومت وقت کا تعاون بھی حاصل ہوا، چنانچہ حکومت کے تعاون اور انجمن کے ممبران کی کوشش سے اس کے منصوبوں کا دائرہ وسیع ہوا، مغربی علوم سے استفادے کا رجحان بڑھا، شاعری کے معیار بدلے اور نظم جدید کو فوقیت حاصل ہوئی۔ اس تہذیبی پس منظر میں موضوعاتی مشاعرے کا بڑا نمایاں رول رہا ہے۔ ان مشاعروں کے لکھی گئی نظمیں ملک اور قوم کی اصلاح اور ذہنی بیداری میں کافی مددگار ثابت ہوئیں۔ نظموں میں تنوع، وسعت اور رنگا رنگی لانے کے لیے قدرتی مناظر اور تاریخی واقعات کو موضوع بنایا گیا۔ اس طرح کے مظاہر پر بہت زور دیا گیا، اس لیے اس دور کی شاعری نیچرل شاعری کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی۔ اس طرح کے مشاعرے تو برابر منعقد ہونے لگے۔ پہلا مشاعرہ 30 مئی 1876 کو منعقد ہوا، جس کا عنوان برسات تھا۔ اس میں محمد حسین آزاد نے اپنی نظم ابر کرم اور حالی نے اپنی مشہور نظم برکھا رتو پیش کی۔ ابر کرم میں برسات کی منظر نگاری کے علاوہ ہندوستانی تہذیب و تمدن کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ برکھا رتو میں بن میں آگ لگنے، ہرنوں کا کالا ہونے، زمین سے شعلوں کے نکلنے کے مناظر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا مشاعرہ 30 جون 1874 کو ہوا۔ اس کا موضوع سرما تھا یا زمستاں تھا۔ اس میں آزاد اور حالی کے علاوہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی نظمیں پیش کی۔ تیسرا مشاعرہ، جس کا موضوع تھا امید، 3 اگست 1974 کو منعقد ہوا۔ اس مشاعرے میں محمد حسین آزاد نے اپنی نظم صبح امید اور حالی نے نشاط امید پیش کی۔ یہ دونوں نظمیں آگے چل کر اردو نظم نگاری کی تاریخ میں شاہکار ثابت ہوئیں اور درس و تدریس کی بیشتر کتابوں کے نصاب میں یہ دونوں نظمیں شامل ہیں۔ اس سلسلے کا چوتھا مشاعرہ 1 ستمبر 1874 کو منعقد ہوا۔ اس کا عنوان تھا حب وطن۔ اس میں تمام تر وہ نظمیں پڑھی گئیں جن کا موضوع وطن پرستی کے جذبات سے پر ہے۔ حالی کی مشہور نظم حب وطن اسی مشاعرے میں پہلی بار پڑھی گئی تھی۔ پانچواں مشاعرے کا اہتمام 14 نومبر 1874 کو کیا گیا۔ اس کا موضوع تھا خواب امن۔ اس میں آزاد نے اپنی نظم خواب امن پڑھی۔ چھٹا مشاعرہ نومبر 1874 میں منعقد ہوا۔ اس کا موضوع تھا انصاف۔ اس میں آزاد نے داد انصاف پڑھی اور حالی نے مناظر رحم و انصاف پیش کی۔ لاہور میں پڑھی جانے والی حالی کی یہ آخری نظم تھی۔ البتہ محمد حسین آزاد نے بعد کے مشاعرے یعنی 7ویں مشاعرے میں وداع انصاف، 8ویں میں گنج قیامت اور مصور تہذیب کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ موضوعاتی مشاعرے کا یہ سلسلہ 11 ماہ تک قائم رہا۔ اس قلیل مدت میں بھی اس نوع کے مشاعرے نے پورے ملک میں مقصدی، اصلاحی اور آفادی قسم کی شاعری کا رجحان پیدا کر دیا۔ اس مشاعرے میں پڑھی جانے والی نظموں کا اثر یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اردو کا شعری منظر نامہ تبدیل ہونے لگا۔
ये वो तहज़ीबी पस मंदर मंज़र था जिसने उर्दू नज़्म के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन तैयार की और शेर व अदब के ऐसे-ऐसे गुल-बूटे उगाए कि गुलज़ार सुख़न में बहार आ गई। इब्तिदा में तो चूँकि हमारे मुशायरे के पास नई हैयतों के नमूने नहीं थे और हाली और आज़ाद वग़ैरह अंग्रेज़ी ज़बान से भी बराह रास्त वाक़िफ़ नहीं थे, इसलिए पुरानी और अपनी रवायती हैयतों में ही उन्होंने नए मौज़ूआत पर नज़्में लिखी। मगर कुछ दोस्तों की मदद से बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी शायरी की भी कुछ हैयतें इस्तेमाल की। बाद के शायरों ने या उन शुअरा ने जिन्हें अंग्रेज़ी ज़बान आती थी, नई हैयतों में भी नज़्में लिखीं। इस तरह उर्दू नज़्म निगारी में मौज़ूआत के साथ-साथ हैयत और असलूब में भी रंगारंगी पैदा हो गई। मसलन मौलवी इस्माइल मेरठी ने 1868 में अंग्रेज़ी की 4 नज़्मों के मंज़ूब तर्जुमे किए, यानी यानी उन्होंने तर्जुमे किए और हुब्बे वतन और ख़ाम ख़याली के उन्वान से भी नज़में इन्होंने लिखी जो अंग्रेज़ी नज़्मों से माख़ूज़ थीं। खुद हाली ने ज़मज़मे कैसरी के उन्वान से मिस्टर स्टोक की अंग्रेज़ी नज़्मों का तर्जुमा किया। हाली ने कुछ ऐसी नज़्में भी लिखी जिनका ख़याल उन्होंने अंग्रेज़ी नज़्मों से अख़ज़ किया जो कभी काफ़ी कामयाब रहीं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़्म जुग़राफ़िया की पहली पहली पहेली नई हैयत में लिखी। आगे चलकर इसी अदबी तहज़ीब और सूरत हाल ने उर्दू शायरी को वो पस मंज़र अता किया, जिसके असर से उर्दू नज़्म को नए मौज़ूआत के साथ-साथ नए असलूब और नई हैयतों से भी हम आहंग किया गया। इस काम में सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार मौलवी अब्दुल हलीम शरीर ने अदा किया। शरर ने ये काम अपने रिसाले दिलगुदाज से शुरू किया। उन्होंने नज़्म तबातबाई से एक नए अंदाज़ की नज़्म का उर्दू में तर्जुमा किया। नज़्म का उन्वान था गोरे ग़रीबाँ और जो मशहूर शायर थॉमस ग्रे की शोहरत याफ़्ता नज़्म एलची एलजी का तर्जुमा है। इस तर्जुमे ने उर्दू की जदीद नज़्म निगारी को बहुत मुतासिर किया, चुनांचे वहीदुद्दीन, शौक़ किदवई, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा वग़ैरह ने अपनी नज़्मों में भी इसी तर्ज़ पर अपनी नज़्मों को लिखना शुरू किया, जिनमें से बेशतर शरर के रिसाले दिलगुदाज़ में शाया हुईं। खुद तबातबाई ने इस तर्जुमे की मकबूलियत के बाद कई और तर्जुमे किए। फिर तो उर्दू नज़्म की मुख्तलिफ़ हैयतों में भरमार लग गई। उर्दू में नज़्म मुर्रा और आज़ाद नज़्म की हैयतें मशहूर होती चली गई और इनमें नए-नए नमूने मंज़र आम पर आते चले गए। शरर के दिलगुदाज के अलावा जिन लोगों रिसालों ने उर्दू नज़्म के फ़रोग़ में पस मंज़र का काम किया और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, इनमें सर अब्दुल कादिर का रिसाला मुख़ज़न का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। अप्रैल 1901 में मुख़ज़न का पहला शुमारा शाया हुआ, जिसके इग़राज़ व मक़ासिद में से एक ये भी था कि अंग्रेज़ी नज़्मों के नमूने पर तबाज़ाद नज़्में, अंग्रेज़ी नज़्मों के बामुहावरे तर्जुमे शाया करना, ताकि मुतक़िदीन की तक़लीद करने वाले जदीद मज़ाक़ से आगाह हों। हुमायूँ और उर्दू इस ज़माने के अहम रिसाले थे, जिन्होंने उर्दू नज़्म के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। ये है वो समाजी और तहज़ीबी पस-मंज़र जिसकी बदौलत उर्दू नज़्म का आगाज़ हुआ और जिसके लिखने वालों की कोशिशों से उर्दू नज़्म को मुख्तलिफ़ रंग व आहंग मिले। इस रंग व आहंग की नज़्म ने ना सिर्फ़ ये कि उर्दू ग़ज़ल को के तंग दायरे को वसी किया, बल्कि नज़्म को भी काफ़ी इन्होंने तरक्की दी। इससे मोहम्मद हुसैन के आज़ाद की कोशिशों ने उर्दू नज़्म को काफ़ी आगे बढ़ाया और जिससे सिन्फ़ नज़्म में काफ़ी तरक्की अता हुई। नज़्म नज़्म काफ़ी आगे बढ़ी और फिर नज़्म ने काफ़ी तरक्की की। अब है कि उर्दू नज़्म में हुब्बुल वतनी का जज़्बे से मुताल्लिक़ काफ़ी शायरों ने इस पर तबाज़माई की थी। अब उर्दू में हुब्बुल वतनी का ख़याल अब ये सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू नज़्म में क्योंकि 1857 के दरमियान इसको फ़रोग़ हुआ और इसलिए ये जो उर्दू नज़्म लिखी गई वो ज़्यादातर हुब्बुल वतनी के जज़्बात से मुतासिर थी। क्योंकि 1857 का ग़दर हो चुका था और वतन परस्ती का जज़्बात लोगों में पैदा हो चुके थे, इसलिए नज़्मों में भी वतन परस्ती के जज़्बात का ज़्यादा इज़हार किया गया। उर्दू हुब्बुल वतनी का ख़याल आते ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली,
शिबली नेमानी, इकबाल इस्माइल मेरठी, सुरूर जहांबादी, चकबस्त अकबर इलाहाबादी, तिलोक चंद महरूम, जोश, सीमाब अकबराबादी और जमील मजहरी वगैरह के नाम रोशन हैं और काफ़ी मकबूल आम हैं। इन शोरा ने वक्त के तकाजे को समझा और हवा के रुख को पहचान कर उर्दू अदब को एक ख़ास यानी हुब्बुल वतनी या कौमी हुब्बुल वतनी के रुख की तरफ मोड़ दिया। जदीद शायरी में जब हुब्बुल वतनी का मतलब ये नहीं कि इनसे पहले के शोरा में ये जज्बा मौजूद नहीं था। ये अलग बात है कि 1857 के पहले के शोरा में हुब्बुल वतनी का जज्बा था, लेकिन थोड़ा कम था। अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो से लेकर दक्कनी शोरा और वली से लेकर मोहम्मद हुसैन आज़ाद तक उर्दू के बेशतर शोरा छोटे बड़े दरबारों से वाबस्ता होकर पुरानी रवायतों की पासदारी करते हुए अपने मुल्क पर कुर्बान होने का दर्स दे रहे थे। इनमें कुली कुतुब शाह, रूही और वली दक्कनी बहुत मशहूर हैं। इनका शुमार कदीम रंग के नुमाइंदा शोरा में होता है। कुली कुतुब शाह बादशाह साहब कुली कुतुब शाह जो हैं वो एक पहले साहिब दीवान शायर हैं। रूही का दीवान भी मंजर आम पर आ चुका है। वली दक्कनी की कई दीवान शाया हो चुके हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद उर्दू अदब के बानियों में शुमार किया जाता है। 1857 के बाद का ज़माना बदल रहा था। हाली ने मुसद्दस लिखी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कहने पर नए ढंग की नज़में कहीं। अकबर इलाहाबादी की शायरी में जदीद और कदीम, मशरिक़ और मगरिब की कशमकश थी। उन्होंने हँसी हँसी में अपने दिल की भड़ास निकाली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने गज़ल की दुनिया से निकलकर नज़्मों की तरफ तवज्जो दी। इस तरह मुबालगा आराई, काफ़िया पैमाई और रस्मी ख़यालात कम हो गए और सच्चाई के साथ दिल की बातें कही जाने लगीं। गज़ल रस्मी चीज़ें बनकर रह गई थीं, लेकिन हसरत, शाद, सीमाब अकबराबादी, असगर फ़ानी, जिगर यगाना वगैरह ने इसमें नई रूह फूँकी। उन्होंने गज़ल की रंगीनी को बरकरार रखते हुए इसमें आला ख़यालात, सच्ची दिली कैफ़ियत और ज़िंदगी की हकीकतों को पेश किया। हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ नज़्म लिखने का जो हौसला आज़ाद, हाली, शिबली और अकबर ने शुरू किया था, इसमें एक गैर मामूली शायर मोहम्मद इकबाल ने जन्म लिया। उन्होंने फ़लसफ़ा और शायरी, रंगीनी और संजीदगी को कौम व वतनी शायरी में इस तरह मिलाया कि उर्दू शायरी का मियार काफ़ी बुलंद हो गया था। इकबाल ने इंसान की अज़मत, आज़ादी और कौमी गीत गाए। हाली और आज़ाद के अहद से लेकर आज तक उर्दू में जिन्होंने अदब तख्लीक किया वो लोग मगरिब से मुतासिर ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने मगरिबी तर्ज़ फ़िक्र, अंदाज़ नज़र और ख़यालात को कबूल नहीं किया, बल्कि इनसे फ़ायदा उठाकर अपने रंग में रंग दिया। उर्दू नज़्म और हुब्बुल वतनी के जज़्बात के बारे में अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ हर तरह की कौमें आबाद हैं, जिनके मज़हब, रंग, नस्ल और ज़बान जुदागाना है। अलावा ज़ी तहज़ीब, सख़ाफ़त, रस्म-व-रिवाज में भी नुमायाँ फ़र्क पाया जाता है। इसकी मिसाल एक ऐसे गुलदस्ते की है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल एक साथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तानी बाशिंदों में इन तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक फ़ितरी हम-आहंगी पाई जाती है। जज़्बे हुब्बुल वतनी ने तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद इन्हें एक धागे में बांधे रखा। इसी की बदौलत इनमें इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक, यकजहती और दामन और दामन व आश दाम दामन सब एक बदौलत इसमें इत्तेहाद और कौमी यकजहती पैदा हुई। कसरत व वहदत की जलवागरी नज़र आती है। हिंदुस्तान की इस बेमिसाल गंगा जमनी तहज़ीब ने रवादारी और सलाह गुल के नज़रिए को फ़रोग़ दिया, जो आज भी हिंदुस्तान की में एक मरकज़ी हैसियत रखता है। चूँकि शायर आम इंसान के मुकाबले में ज़्यादा हसास होता है, इसलिए वो अपने गर्दोपेश में रूनुमा होने वाले वाक़यात से मुतासिर भी ज़्यादा होता है और तमाम अवामिल जिनसे वो असर कबूल करता है, इसकी तख्लीक़ात में कभी बराह रास्त और कभी रम्ज़-ए-इमा के पैराए में ज़रूर ज़ाहिर होते हैं। उर्दू शायरी ने हर दौर में अहले वतन को अपनी सरज़मीन से प्यार करने के जज़्बे से सरशार किया। जब मुल्क गुलाम था, तो उर्दू शोरा से गैर मुल्की हुक्मरानों के ज़ुल्म और तशद्दुद के खिलाफ
बरसरे पैकार होने की तरगीब मिली। तहरीक आज़ादी को परवान चढ़ाने में उर्दू शोरा ने न सिर्फ क़ल्बी तौर पर अहले मुल्क की रहनुमाई की बल्कि इसमें शिरकत करके इनकी रफ्तार को तेज़ किया। शोरा ने इसकी परवाह भी न की और परवाह भी न की कि इस जुर्म की पादाश में उनका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे शायर लोग, तो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़ुल्म सितम ढाए इनके ऊपर, इन लोगों को जेलों में बंद कर दिया। चुनांचे उर्दू के मुतादिद शोरा को जंग आज़ादी में क़ल्बी और अमली सुकून नहीं मिला और उन्होंने शहादतें भी पाई हैं, कैद-ओ-बंद की मुसीबतें भी सही हैं, लेकिन इसके बावजूद जद्दोजहद आज़ादी के इब्तिदाई दौर ही से उर्दू शायरी तहरीक आज़ादी को मकबूल आम बनाने और उसे वुसअत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही और हुसूल आज़ादी तक मुसलसल अहले वतन की कौमियत और वतनियत के शऊर को फ़रोग़ देने, उनमें ज़हनी इनक़लाब पैदा करने और सियासी तहरीकों को तेज़ व तुंद बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। बर-ए-सग़ीर के बाशिंदों में इज्तिमाई रूप पैदा करने, इनके मिली और वतनी शऊर को बेदार करने, इसे तक़वियत देने और सियासी इंतशारात की मुख्तलिफ़ तबाहियों और बर्बादियों के बाद इनके मुर्दा दिलों को हरारत देने में उर्दू ज़बान ने जो अहम किरदार अदा किया, इसका सही अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। जबकि ये ज़बान बर-ए-सग़ीर की हयात इज्तिमाई का ऐसा नमूना है, जिसमें इसकी ज़िंदगी और तहज़ीब के खदोखाल पूरी तरह जलवागर हैं। चूँकि अदब पूरे तौर पर माशरे के तमाम पहलुओं को अता करता है, इसलिए उर्दू अदब भी अपने अंदर सियासी, मुआशी, समाजी और माशरती ज़िंदगी का अक्स समोए हुए बर-ए-अज़ीम के एक तवील दौर पर मुहित है। दीगर ज़बानों की तरह उर्दू में भी नस्र से क़ब्ल नज़्म ने कदम जमाए और इसे अदबी हलक़ों में तक़वियत मिली। सूफ़ियाए किराम ने उर्दू शायरी को तबलीग इस्लाम का ज़रिया बनाया और शायरी में इस्लामी अक़ायद और नज़रियात के अलावा इंसान दोस्ती को भी ख़ास अहमियत दी, जिससे गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबक़ा इससे मुतासिर हुआ, जिसकी दलील गैर मुस्लिम हिंदू शुअरा के कलाम में दिखाई देती है। इस तरह उर्दू नज़्म में जज़्बे हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ मिला। उर्दू शायरी ने गंगा जमनी तहज़ीब के तर्जुमान की हैसियत से एक अहम कारनामा अंजाम दिया। इस ज़बान के शोरा ने ये नुक्ता पेश किया कि इंसान को चाहिए कि वो अपने मज़हब के साथ-साथ दूसरों के मज़हब को भी बेहतर जाने, तो दुनिया से खून और खराबा और फ़सादात और झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। उर्दू के सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो ने अपने कलाम में हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, माहौल, मनाज़िर कुदरत, फूल, फल, मौसम बहार, दरिया, पहाड़, हिंदू-मुस्लिम मुश्तरका तहज़ीब के पेश हिंदू-मुस्लिम मुश्तरका तहज़ीब को पेश किया है। इन्हें हिंदुस्तान, जिसे वो अपना वतन अज़ीज़ समझते थे, बेहद महबूब था और अपनी मसनवियों और क़साइद में इसकी दिल खोल के तारीफ़ की है। उर्दू अदब के गहवारा दक्किन में सलातीन ने भी उर्दू ज़बान और अदब की सरपरस्ती की। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के दक्किनी उर्दू दीवान में कौमी यकजहती की फ़िज़ा और मोहब्बत का जज़्बा, ईसार की फरावानी है। मज़हबी रवादारी और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का ये जज़्बा नुसरती, गवासी, इब्न निशाती, मुल्ला वजी वग़ैरह के यहाँ भी कसरत से पाया जाता है। वली दक्कनी का दीवान जब दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली के हमअस्र शुअरा पर इनके दीवान का देर पा असर कायम हुआ। लिहाजा दिल्ली के नामी गिरामी शुअरा शाह हातिम, आबरू, नाजी वगैरह ने न सिर्फ उर्दू शायरी में इश्क मोहब्बत के जज्बात आम किए, बल्कि तहजीबी अखलाकी कदरों की फिजा भी हमवार की। मीर तकी मीर, सौदा, दर्द, मीर सोज, कायम चांदपुरी और दीगर दूसरे शोरा ने अपने कलाम में सुलह कल की पॉलिसी को अपनाया। गालिब की शायरी का बगौर मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि उन्होंने अपनी शायरी में गंगा जमनी तहजीब की रूह को फूंक दी है। उन्होंने रंगो नस्ल, मजहब और रस्म रिवाज से बढ़कर इंसान दोस्ती और वफादारी को अहमियत दी। इनका शेर ये काफ़ी मशहूर रहा है कि वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमा है, मेरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ूं ब्राह्मण को, नहीं कुछ
नज़ीर अकबर आबादी बिलाशुबा उर्दू नज़्म निगारी के सबसे बड़े शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी में यानी नज़्मों में हिंदुस्तान को चलता-फिरता पेश किया है। इनकी नज़्में हुब्बुल वतनी के जज़्बे से लबरेज़ हैं। इन्होंने हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी को निहायत करीब से देखा था और इनकी तर्ज़ ज़िंदगी, रख-रखाव, रस्म-व-रिवाज, मज़हब व मिल्लत, अक़ायद और तोहमात को अपनी नज़्मों में पेश किया। उन्होंने बहुत सारी नज़्में हिंदुओं के त्योहारों और देवताओं के ताल्लुक से कही हैं, जैसे होली होली, दिवाली। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़्मों में हुब्बे वतनी की उम्दा मिसालें पेश की हैं। उन्होंने हर किस्म की चीज़ों के लिए नज़्में लिखी हैं। भाईचारगी, फ़िरका वाराना हम-आहंगी और इत्तेहाद के जज़्बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़्में लिखी हैं। उर्दू शायरी का ख़मीर जिस आब-ओ-गुल से तैयार हुआ था वो अपने अहद की तारीख़ थी और अगर कोई चाहे तो फ़लसफ़े तारीख़ की रोशनी में उर्दू शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के हर अहद की तहज़ीबी और समाजी तारीख़ भी मुरतब कर सकता है और सियासी वाक़यात की निशानदेही भी कर सकता है। हाल ही ने इस क़दीम उन्सर को कौमी यकजहती का सबब समझा, जिसे हिंदुस्तानियत के नाम से मौसूफ़ किया जाता है और इस ज़िम्न में बरखा ऋतु और मुनाजात बेवा की मिसाल पेश की जा सकती है। लेकिन इसका अहम तरीन कारनामा इनकी मसनवी हुब्बे वतन है, जिसमें वतनियत के जदीद शऊर और हिंदुस्तानियों के एक मुत्तहिद कौम होने का एहसास दिलाया गया है और वाज़ेह अल्फाज में जब हुब्बुल वतनी का संग बुनियाद नज़र आता है। हाली कहते हैं, ऐ वतन ऐ मेरे बेहिश्त बरी, क्या हुए तेरे आसमान व ज़मीं, क्या ज़माने को तू अज़ीज़ नहीं, ऐ वतन तू तो ऐसी चीज़ नहीं। जिन्नो इंसान की हयात है तू, मुर्ग़ व माही की कायनात है तू, तेरी एक मुश्त ख़ाक के बदले लूँ न हरगिज़ अगर बेहिश्त मिले। उर्दू में हाली ने पहली बार लफ्ज़ कौम को अहले मुल्क के मायने में इस्तेमाल करके हिंदुस्तानी कौम का तसव्वुर पेश किया। हाली कौम और वतन के जदीद तसव्वुर को ज़हन में रखते हुए मुल्क में इत्तेहाद और कौमी यकजहती की तलक़ीन करना चाहते थे। मुल्क है इत्तेफ़ाक से आज़ाद, शहर में इत्तेफ़ाक से आज़ाद, हिंद में इत्तेफ़ाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर, कौम जब इत्तेफ़ाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। हाल ही इस हुब्बुल वतनी शऊर का एक गुज़ीर उन्सर फ़िरका वाराना इत्तेहाद को समझते हैं। आज़ाद ने भी हुब्बे वतन पर नज़्में लिखी। इनके जज़्बात में शिद्दत है और वतनियत के इस शऊर की बेदार करना चाहते थे, जिसका तसव्वुर आज के दौर में भी मुश्किल से मिलेगा। इनके तसव्वुर में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती से भी इबारत है और इसका रूहानी पस मंज़र ये है कि वो रहमत खुदा है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि हुब्बे वतन है क्या? वो क्या चमन है और वो हवाए चमन है क्या? वो रहमत खुदा है कि बंदों पे आम है, वो लुत्फ़ आम जिससे जहाँ शाद काम है। हुब्बे वतन है जलवा इसी नूर पाक का और रोशन इसके नूर से आलम है खाक का। जिस तरह हाल ही ने बरखा ऋतु में हिंदुस्तानी फ़िज़ा को खूबसूरत तस्वीर कशी की है, इसी तरह आज़ाद की मसनवी अब्र करम में आम के टिकोरे, पपीहे, मल्हार की ताने और सावन के गीतों के नग़्मे सुनाई देते हैं। हाली और आज़ाद का कारनामा था कि जिसने आने वाले दौर में इक़बाल से सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, जैसी नज़्में लिखवाईं। आज़ाद और हाली ने अपने दौर की रहनुमाई का कारनामा अंजाम दिया। इसी दौर में इस्माइल मेरठी ने एक तरफ तो आज़ाद का पैगाम दिया और कहा, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर। दूसरी तरफ उन्होंने भी बड़ी शिद्दत से उन ताकतों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की जो हुब्बुल वतनी के लंबरदार थे। उन्होंने कहा, जब तक सबक मिलाप का याद रहा, बस्ती में हर एक शख्स दिलशाद रहा, जब रश्क व हसद ने फूट इसमें डाली, दोनों में से एक भी ना आबाद रहा। इस्माइल मेरठी
کی نظیریں ایک بہتر زمانے کے افق کو دیکھ رہی تھیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن تھا جب پوری قوم متحد ہو کر ملک کی تعمیر میں حصہ لے اور فرقہ واریت اور تعصب کا خاتمہ ہو جائے۔ حالی اور آزاد اور اسماعیل میرٹھی نے جو حب الوطنی کا جو تصور پیش کیا تھا، اسے اقبال نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بانگ دراں کا آغاز ہی ہمالیہ نظم سے ہوتا ہے، اور اقبال ہندوستانی عظمت کی سب سے بڑی علامت پر نظم لکھ کر اپنے معاصرین شعراء کے لیے رہبری کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمالیہ کو فصیل کشور ہندوستان اور پاسبان اپنا ہے تو دیوار ہندوستان ہے تو کہہ کر اقبال نے ہندوستان کی علاقائی سرحدیں بھی متعین کر دی ہیں۔ اقبال نے باقاعدہ طور پر فرقہ پرستی اور اتحاد پرستی کے خلاف فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کی اور سر سید احمد خان کی سید کی لوح تربت سے اقبال نے اپنے دل کی بات کہی، اور انہوں نے کہا: وانا کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نوم پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جواب نہ آئے اور فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تصور درد میں اقبال نے اپنے اس تصور کو پیش کیا جس کی وہ پہلے ہی نشاندہی کر چکے تھے۔ دیدہ بینائے قوم کی حیثیت سے انہوں نے ہندوستان کی حالت پر اشک فشانی کی ہے۔ یہ اشعار ہندوستان کے پورے دور کی تصویر کشی کرتے ہوئے پیغام نجات دیتے ہیں، اور ایسا پیغام جو حدود زماں سے بے نیاز ہے۔ یہاں بھی اقبال کی آواز احیا پرستی اور فرقہ پرستی کے خلاف پوری قوم سے ابھرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: وطن کی فکر کرنا وہاں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہوا ور تیری صدا ہو آسمانوں پر، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال نے مختلف انداز میں ہندوستانیت کو اپنے کلام میں جگہ دی، اور ترانہ ہندی لکھ کر تو انہوں نے اپنے حب الوطنی کو معراج پر پہنچا دیا۔ وہ لکھتے ہیں: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اسی طرح نیا شیوالے میں اقبال اہل وطن کے لیے نیا حرم تعمیر کرتے ہیں، اور ان کو خاک وطن کے ذرات وطن کی مٹی میں نظر آتے ہیں۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واعظ چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے۔ اقبال نے جو تصورات پیش کیے تھے اس کو اس نظم میں مستحکم کیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر فرقہ وارانہ توازن کو فراموش نہیں کرتے، اور نہ ان کے یہاں کوئی تضاد نظر آتا ہے۔ اقبال جس طرح کا نیا شیوالہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہاں پریت کے نغمے گونجیں گے اور ان کی بنیاد محبت پر ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں: شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گید میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ سرور جہاں بادی کی شاعری کا آغاز بھی 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ وہ بہت کم سنی میں اس دنیا سے گزر گئے، ورنہ ان کی شاعری اردو ادب کے یقیناً مناظرہ نور کی حیثیت رکھتی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں بھی جو کچھ انہوں نے کہا، شاعرانہ اعتبار سے اس کی بلندی اپنی جگہ مسلم ہے۔ وطنی شعور اور قومی یکجہتی کے تصورات کو مضبوط بنانے میں بھی اس دور میں اقبال کے علاوہ کوئی بھی سرور کا مد مقابل نہیں نظر آتا۔ انہوں نے شاعری کی وہ شاہراہ تعمیر کی جو چکبس، جوش اور بات کے تمام شعراء کے لیے نشان راہ بن گئی۔ سرور نے بندے ماترم لکھ کر وطن کی تعریف کی، اور پدمنی اور چتور کی گزشتہ عظمت پر انہوں نے نظمیں لکھی تو ان کا بھی لحاظ رکھا کہ تاریخ کے یہ دونوں گوشے ذرا سی بد احتیاطی سے فرقہ وارانہ فساد برپا نہ کر دیں، مگر دونوں نظموں میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے فرقہ واریت یا تعصب کا احساس ہو۔ انہوں نے
سال نو اور نوروز پر بھی اگر نظمیں لکھی ہیں تو اس میں بھی حب الوطنی کا جذبات روشن ہے۔ سرور نے ہر قدم پر توازن کا خیال رکھا ہے، جو بعد میں اردو شاعری کی روایت بن گیا۔ عروج حب وطن میں وہ کہتے ہیں: حوروں پہ میں مروں تو جہنم نصیب ہو، کافر ہوں میں جو مجھ کو بتوں کی ہو آرزو، ناقوس اور ازاں میں نہیں قید کفر و دین، اس کے لیے کہ جس کا پرستش کدا ہے تو، گنگا نہائے شیخ اگر تیرا تیرا اذن ہو، تیرا اشارہ ہو تو برہمن کرے وضو۔ حب وطن کا یہ صحیح تصور، جو جہاں زم زمز میں گنگا کا پانی ملا دینے کے تصور کا حقیقی وارث ہے، اور جس کی نظیر ہندوستان کی دوسری زبانوں کے شاعروں میں بہت مشکل سے ملے گی۔ خاک وطن میں بھی سرور نے تاریخ کی علامتوں سے اس توازن کو برقرار رکھا ہے جو اردو شاعری کی روایت بن گئی تھی۔ چکبص کو اس کا احساس ہے اور دلوں میں حب وطن کا جذبہ انہوں نے بھی پیدا کیا، اس لیے حب قومی سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ وطن کی خاک کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ کہاں ہے ملک کے سرتاج قوم کے سردار، پکارتے ہیں مدد کے لیے در و دیوار، وطن کی خاک سے پیدا ہے جوش کے آثار، زمیں ہلتی ہے اڑتا ہے خون بن کے غبار، جگہ سے اپنی ہے چتور کی زمیں سر کی، لرز رہی ہے کئی دن سے قبر اکبر کی۔ حب وطنی اس دور کے شعراء کا ایمان ہے، کچھ کے یہاں یہ تصور بہت ہی زیادہ نمایاں شکل میں موجود ہے، اور کچھ کے یہاں تھوڑا سا کم شکل میں ملتا ہے، لیکن انفراد سب میں پائی جاتی ہے۔ اکبر کے اشعار کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی ہندوستانیت، ان کے حب الوطنی اور ان کے قومی شعور ہندوستان میں قومی وحدت کے دھارے سے ہم آہنگ تحریروں سے وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہاں کی پوجا نماز کیسی، کہاں کی گنگا، کہاں کا زمزم، ڈٹا ہے ہوٹل کے در پہ ہر ایک، ہمیں بھی ایک جام صاحب۔ اکبر کے بعد کے شعراء میں ظریف لکھنوی بطور خاص مشہور ہوئے، وہ بھی مغربی تہذیب اور اس کی علامتوں کے مخالف تھے، لیکن ان کے یہاں اس تہذیبی اور سیاسی شعور کی کمی نظر آتی ہے جو قومی یکجہتی کے تصورات کے اساس ہیں۔ البتہ 20ویں صدی کے آغاز ہی سے ظفر علی خاں کی شاعری کا خد و خال ابھرنے لگتا ہے۔ ان کی شاعری اس روشن دور کا نقطۂ آغاز ہے جس نے جوش ساغر نظامی، جمیل مظہری، فراق اختر شیرانی، حفیظ جالندری، احسان دانش، تلوک چند محروم، مہاراجہ بہادر، برق جگت موہن لال، رواں سیماب اکبر آبادی، روشن صدیقی، حامد اللہ افسر اور آنند نارائن ملا کو جنم دیا۔ اس دور میں سب سے زیادہ پرجوش اور قومی یکجہتی کے علمبردار شاعر کی حیثیت سے ظفر علی خاں ابھرے۔ تقریباً 12 برس قید میں گزارے انہوں نے ادب کو عوام کے لیے ڈھالا اور اس کی عزت بھی قائم رکھی، غیر ملکی حکومت پر تابڑتوڑ حملے کیے، بعض تحریکوں کی تائید کے لیے جذبات کی شگفتگی کے ساتھ قلم اٹھایا، مثلاً کانگریس، خلافت، کالی خلافت، مسلم لیگ وغیرہ کے لیے انہوں نے کام کیا۔ وقار عظیم آبادی نے ظفر علی خاں کی شاعری کو بنیاد بنا کر انہی کے خیالات کو اخذ کیا اور انہیں خالص اسلامی شاعر قرار دیا گیا تھا۔ وقار صاحب کا خیال ہے کہ وہ پورے ایشیا میں اسلامی نظام کی ترویج کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر ظفر علی خاں کا یہ شعر مثال کے طور پر پیش کیا: لیکن میں پرستار نہیں خاک وطن کا، دیتا نہیں اس بت کو کسی شکل میں تعظیم۔ یہ رنگ موج ہندوستان کے مختلف تہذیبی دھارے کی علامت ہیں جسے ظفر علی خاں دیکھنا چاہتے تھے۔ کم از کم اس جگہ جب وہ اذان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں تو پھر انہیں ملی شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی شاعری صرف وطنی شاعری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں دھیرے دھیرے وہ علیحدگی پسند رجحانات کا شکار ہوتے گئے اور بقول شورش کاشمیری مولانا نے جو کچھ لکھا وہ اصلاح ہماری 50 سالہ سیاست کے داخلی اختلافات کا رنگ کا مرقع ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن 20ویں صدی کے پہلے دور میں ظفر علی خاں قومی یکجہتی کے علمبردار
गुज़रे हैं। हिंदुस्तान की तहरीकी आज़ादी के पुरजोश लीडर, बेबाक सहाफ़ी और कौमियत के परस्तार शायर नज़र आते हैं। उन्होंने कहा, जब अमृतसर में हम पर गोलियाँ बरसें तो हम समझे कि बूंदें हैं ये अहले हिंद के खूने तमन्ना की। सरदार पटेल साहब कैद किए गए तो ज़फ़र अली ख़ान ने इन पर भी नज़्म लिखी। ये और बात है कि सरदार पटेल और ज़फ़र अली ख़ान दोनों ही बाद में 2 मुख़्तलिफ़ रुझानात के नुमाइंदे बन गए। पटेल का पैगाम में ज़फ़र अली ख़ान ने बाकायदा वतन परस्ती की अपील की है। वो कहते हैं, दे रहा है हमें ज़िंदान से ये पैगाम पटेल, मंज़िल आज़ादी कामिल की है इस अहद में जेल। आए दिन अपनों में होती ना जो दाता कलकल होते हो उन्हें पाते न वो इस तरह परायों के बैल। ज़फ़र अली ख़ां कहीं-कहीं इन्क़लाबी शऊर की गहराई का भी मुज़ाहरा करते हैं। वो लिखते हैं, मग़रिब व मशरिक़ नज़र नज़र आने लगे ज़ेरो ज़बर, इन्क़िलाब हिंद है सारे जहाँ का इन्क़िलाब। गांधी जी से इनकी अक़ीदत इसलिए भी ज़्यादा थी कि गांधी जी की ज़ात कौमी यकजहती की अलामत बनकर उभरी थी। वो लिखते हैं, परवरदिगार ने के वो है मंज़िलत शिनास, गांधी को भी ये मर्तबा पहचान कर दिया। ज़फ़र अली ख़ां कितना वाज़ेह तसव्वुर कौमी यकजहती का रखते हैं, इनका अंदाज़ा इनकी नज़्म के उन अशार से हो सकता है, जो उन्होंने कौमी यकजहती के तसव्वुरात में डूब करके लिखे। इस दौर में तिलोक चंद महरूम ने जलियांवाला बाग पर शिकवा सय्याद के नाम से इस एक नज़्म लिखी थी। इस नज़्म में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि इस हादसे के बाद कौम की क्या हालत हो गई। नग़्मे बुलबुल शैदा से फ़क़त लाग न थी, कौन-सा बर्ग वो था जिसके लिए आग न थी। मरहूम आग न थी। इस दौर की ख़ुसूसियत में फ़िरक़ा वाराना यकजहती पर ज़्यादा ज़ोर है। उर्दू शायरी की फ़िज़ा आज़ादी की तहरीकात से हम आहंग है। हुब्बुल वतनी मुफ़क्किराना अंदाज़ में वतनियत का शऊर और छूत-छात के ख़िलाफ़ इज़हार नफ़रत, हिंदुस्तान में फैले हुए शहरों का तारुफ़ करा के इलाक़ाई यकजहती का एहसास पैदा कराना, इस दौर की अहम ख़ुसूसियात हैं। इस दौर के बहुत से शुअरा ने तरक्की पसंद तहरीक के हावी रुझानात की पैरवी न करते हुए अपनी अलग शिनाख्त कायम की। इस नए रास्ते की निशानदेही वही करने वालों में शोरा का निशानदेही करने वालों में शोरा का वो गिरोह था जिन्होंने इक़बाल, चकबस्त, अकबर और ज़फ़र अली ख़ां के दोष बदोश शायरी की थी और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह बनाई थी। आने वाले दौर में ये अपने अहद की तारीख़ बन गए और अपनी शायरी से कौमी यकजहती के शऊर को बिल्कुल वाज़ेह करके इस तारीख़ी तहज़ीबी तसलसल की रुझानी करते हुए उर्दू शायरी में एक नए दौर की बुनियाद रखी। इस फ़िज़ा और इस पस मंज़र में जोश मलियाबादी की शायरी परवान चढ़ी। जोश का ताल्लुक़ तब अशरफिया से था। माहौल और ज़ाती रवाबित की वजह से जोश मज़हबी तासुब से कोसों दूर थे। इसलिए उन्होंने जब अपनी शायरी के खदोख़ाल सँवारा तो सियासी और समाजी हालात के 3 पहलू मुहर्रिक साबित हुए। एक फ़िरक़ा वाराना यकजहती की ज़रूरत, दूसरी उर्दू शायरी की हिंदुस्तानियत और वतनियत की ज़रूरत का एहसास और तीसरा तबक़ाती कश का धुंधला-सा एहसास। जोश की इब्तदाई दौर की नज़में जुरूह अदब और नक्श व निगार में शाया हुईं। इनमें हिंदुस्तानियत की फ़िज़ा भरपूर है। कोहिस्तान दक्कन की दावतें, अमानी गंज का बाग, जामुन वालिया, मालन, मेहतरानी, गंगा के घाट, फितना खानका, फाख्ता की आवाज़, गर्मी और देहाती बाज़ार जैसी नज़में खालिस हिंदुस्तानी फ़िज़ा का पर लिखी गई हैं। इनकी सियासी शायरी का आगाज़ पहले तो सिर्फ़ वतन से मोहब्बत में ही हुआ, जिसका खूबसूरत नमूना ए वतन रूह रवां हिरार वाली नज़्में हैं नज़्मों में मिलता है, लेकिन मुल्क की फ़िज़ा में जिस शिद्दत से वतन की आज़ादी का लाजवाब ल ल वतन की आज़ादी का जो रंग मिलता है, इसने जोश को बाकायदा तौर पर वतन की आज़ादी के तसव्वुर से हमकिनार कराया। इससे पहले भी इनके यहाँ वतन परस्ती, वतन के जज़्बात के रुझान बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वतनियत का जज़्बा कभी-कभी जारखाना शक्ल इख्तियार करता है। माज़ी की रवायत और फ़ख्र और कौमी तफ़ाख़ुर का शऊर इनमें नज़र आता है। हिटलर, मुसोलिनी की शख्सियतें इसकी मिसालें थीं। तरक्की पसंद तहरीक ने इस तंग दायरे से निकल कर वतनियत के मकसद जज़्बे की
पैरवी की। इस तरह कौमी यकजहती को मुनफी तसव्वुरात का शिकार होने से बचाया गया। जोश ने अपनी शायरी को इस कौमी दायरे से हम आहंग रखा जो मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान की आज़ादी चाहता था। वफादार वफादारान अज़ली का पैगाम शहंशाह हिंदुस्तान के नाम इनकी बेहतरीन मिसाल है। आपसे क्यों कर कहें हिंदोस्तां पर होल है, आपका नाम आग है और कांग्रेस प, प, पड़ोल है। जोश जोश आज़ादी के तलबगार थे और आज़ादी के तसव्वुर इन्हें शेरी विरासत में मिला था। अगर इस्माइल की को शेरी विरासत में मिला था। वो लिखते हैं, सुनो ए बसंत गाने जुल्फ़े गेती, निदा क्या आ रही है आसमां से, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जादुआ से। सीमाब की नज़्म हिंदुस्तान तहज़ीबी तारीख़ भी है और आज़ादी की तमन्ना का इज़हार भी है। वो हिंदुस्तान को परस्तिश गाह फ़ितरत, सजदे गाह आफ़ताब से तामीर करते हैं। आतिश अजम, सनम ज़ार अरब में हिंदुस्तान की धूप देखते 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 हैं। आगे चलकर मुसलमानों की आमद से मुतासिर होकर कहते हैं, बुत खाने के फ़ानूस से इब्ने आज़र ने अज़ां दी पर्दे नाक़ूस से। और फिर पूरी तारीख बयान करते हुए अंग्रेज़ों की आमद को इस मिसरे से इस्तिआरा करते हैं कि पासबान वक्त को शब खूं का मौका मिल गया। वो सवाल करते हैं कि ए गुलाम आबाद, अब वो तेरी आज़ादी कहाँ। और इनका शायराना शऊर माजी को इसलिए बेहतर समझता है कि माजी कौमी और वहदत का गहवारा था। इस दौर के एक और अहम शायर अल्लामा जमील मजरी भी हैं, जिन्होंने एक तरफ तो ऐसे पुरजोश तराने लिखे जिन्होंने कौमी जलसों में बड़ी शोहरत हासिल की। नवाए जर्स में वतन की आज़ादी के नाम पर वो आगे बढ़ने का मशवरा देते थे। लेकिन इनकी सबसे खूबसूरत नज़्म भारत माता है, जिसमें पूरी हिंदुस्तानी तारीख की तहज़ीबी अलामतें एक तरफ मुकम्मल कौमी यकजहती का शऊर बेदार करती है, दूसरी तरफ आज़ादी का दर्स भी मिलता है। नज़्म तवील है, इसलिए मुख्तसर इसके सिर्फ वही अशार यहाँ पे पेश किए जाते हैं जिसमें कौमी यकजहती का तस्वुर पेश किया गया। यानी मीठे मीठे फल देती है इन देती अन देती है जल देती है, कंगन और चूड़ी के छना छन, शायर के दिल की हर धड़कन कुन, नाम तेरा जीती है माता, तू कितनी प्यारी है माता। आधी रात को काली कोयल, मौसम की मतवाली कोयल, फैलती है जब आम की खुशबू, गीत तेरा गाती कूकू। है मशहूर तेरी मेहमानी, पूरब पश्चिम तेरी कहानी, तबरेज़ी तूसी शहज़ादी, मिस्री रोमी और हिजाज़ी। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शोरा ने ख़ास तौर पर हुब्बुल वतनी के मौज़ू को अपनाया है। 1936 का ज़माना उर्दू अदब की दुनिया में एक संग मील की हैसियत रखता है। तरक्की पसंद तहरीक ने अंजुमन पंजाब के बरक्स उर्दू शायरी को खाली से सियासी, समाजी और इक़्तिसादी शऊर अता किया। इसलिए उन्होंने गज़ल के मुकाबले नज़्म को गनीमत जाना और कम व बेश तमाम तरक्की पसंद शोरा ने नज़्म निगारी के ज़रिए अपने जज़्बात और एहसासात को पेश किया। नज़्म को फ़रोग़ देने में तरक्की पसंद शोरा ने एक अहम कारनामा अंजाम दिया, जिसमें फ़ैज़, मजाज़, निसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी और दीगर दूसरे शोरा ने सियासी और समाजी वाक़यात और हालात को बखूबी अपनी नज़्मों में पेश किया। इब्तिदाई दौर में फ़ैज़ और अख्तरुल ईमान ने हुब्बुल वतनी के जज़्बात को पेश किया है। मजाज़ का अंधेरी रात का मुसाफ़िर, एक सफ़ेद पोश अंग्रेज़, आवारा नौजवान से सरमायादारी, एक जिला वतन की वापसी, मज़दूरों का गीत, रात और रेल मशहूर नज़्में हैं। इन एम राशिद की इंसान दरीचे के करीब, इज़हार तिलिस्म, जादुआं सलाम, मछली शहरी की जंगल का नाच, सात रंग, ड्राइंग रूम भी काफ़ी मकबूल नज़्में हैं। तरक्की पसंद तहरीक के अबूरी दौर में यानी 1950 से 1955 तक
का ज़माना में हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ ने नज़्म को एक नया रुख़ अता किया। उन्होंने अपनी नज़्मों को अलामतों के पस पर्दा में पेश किया। जदीदियत के रुझान ने ख़ारिजियत के साथ-साथ दाख़िलियत को भी शायरी में जगह दी। इसके यहाँ इरफ़ान ज़ात और माज़ी की बाज़ियाफ़त को ख़ास अहमियत हासिल है, मगर इसके अलावा उन्होंने सियासी, समाजी मौज़ूआत को बिल्कुल तर्क नहीं किया, बल्कि नई अलामतों, तशबीहों और तरकीबों और इश्तिआरों के सहारे वतन और जज़्बा हुब्बुल वतनी की उम्दा नज़्में लिखी और आज के दौर में भी नज़्में काफ़ी मकबूल और मारूफ़ रही हैं, क्योंकि नज़्म एक ऐसी सिन्फ़ सुख़न है कि जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी की हकीकतों से है और ज़िंदगी की तमाम शोबे हयात का कोई ऐसा पहलू नहीं है, जिस पर नज़्में नहीं लिखी गई हैं या नहीं लिखती जाती रही हैं, और हर मौज़ू पर नज़्में लिखी गई। इसका दायरा काफ़ी वसी है और तमाम शुअरा ने तमाम मौज़ूआत पे नज़्में लिख कर के अवाम को उन हालात से, उन तारीख़ों से, उन चीज़ों से आगाह कराया जिसका इल्म अवाम को नहीं रहता था। इसलिए नज़्म हमारे अदब की बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही मुफ़ीद और बहुत कारआमद सिन्फ़ सुख़न है।